हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है 7 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है 6 क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है मैंने कराया है। आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अदरवाइज मेरे प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री करके, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइन क्वेश्चन हैं, ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आपके बीपीएससी के एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के, बीपीएससी टीआरई 4.0 का, सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। और जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर जुड़ के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं, ये भी तथ्य याद रखें। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा जो है किसने बोला था? आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो मित्र थे, रेवर्ट चार्ली एंड्रूज, इनको दीनबंधु भी बोला जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो ये आपके डरबन में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत सारे एग्जाम में आपके जो है पूछे गए ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसका क्या अर्थ था? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो ये भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के जो है निकट सहयोगी, ये विशेषण आपके जमनालाल बजाज का परिचय देते हैं। किसका? जमनालाल बजाज। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुई थी। यह प्रथम जो है वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं, और ये सत्याग्रह आपके चंपारण से शुरू किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के सत्याग्रह थे। जो पहली सत्याग्रह थी चंपारण सत्याग्रह।
उसके बाद उन्होंने एक सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन सत्याग्रह, जिसमें 1918 में यह सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम जो है इसमें भूख हड़ताल किया गया। खेरा सत्याग्रह ये आपके 1918 में हुआ था। ये प्रथम जो है पूर्ण किसान सत्याग्रह था, खेरा सत्याग्रह, जो कि गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन किए थे, जो कि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति है। फिर उसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ये प्रथम जो है जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, 1930 में ये आंदोलन शुरू हुआ। इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति, जो कि 1942 में हुआ था। ये गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के। पुणे की यरवदवा में स्थित आगा खान पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनाया था। महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आश्रम दिए हुए हैं, जरूर इसे आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। फिनिक्स आश्रम कहाँ है? तो ये आपके डरबन में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्ट, ये जोहान्सबर्ग, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आ गए, तो साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया 1915 ईस्वी में, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम, यह आपके कोचरब अहमदाबाद में स्थित है। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। अनासक्ति आश्रम, कौशानी उत्तराखंड में यह स्थित है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। सेवाग्राम आश्रम, यह आपके महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 में हुआ था, इसमें सम्मिलित हुए थे, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? आंसर आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी ने बोला था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ जो है एक बहुत ही उत्तम व्यवहार है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका प्रकाशित हुआ था। तो इंडियन ओपिनियन ध्यान में रखिएगा। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटू दिस लास्ट इस पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र
बोस के द्वारा बोला गया था। इसे आप लोग बहुत माइंड में एकदम बैठा लीजिएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। अभी मैंने देखा था कि इन्हें महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो यह आपके चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है महात्मा शब्द जोड़ा गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा शब्द की उपाधि दी गई थी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में चंपारण से शुरू हुआ था, इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। किसने किया था? एनजी रंगा के द्वारा इसका विरोध किया गया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ये नरसिंह मेहता के द्वारा रचा गया था, जो कि 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो कि आपके 1905 ईस्वी में हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है हुई थी। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को, ये तिथि आप लोग जो है डेट आप लोग एकदम याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसमें आपको 2 भागों में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा आए थे, जिसकी हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थी, बहुत थी। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम आए, इसमें मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? तो वंदे मातरम ये जो आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था। इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद हैदर राजा ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद हैदर राजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा। बंगाल में किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली का अगर पूछते तो सैयद हैदर राजा ने, और मद्रास का तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में वर्ष 1905 में स्वीकृत किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन
किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन ये आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस आंदोलन से? तो स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड पूछा गया आपके एग्जाम में। तो संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा आप लोग। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः जो है एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली जो है उस समय भारत की राजधानी बनाई गई। कब? तो 1911 में। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, क्या? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था अपनी पुस्तिका संजीवनी से। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? इसका स्वदेशी बांधव समिति, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। क्या? तो अमार सोनार। और ये गीत की रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस अधिवेशन 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। किसके कार्यकाल में जो है रद्द किया गया? तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, तो याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो आगा खान के द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान।
वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन ये आपके कराची में आयोजन हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, आइए देखते हैं। अधिवेशन, इसमें 3 अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन जो कि 1906 ईस्वी में ढाका में, यानी कि मुस्लिम लीग का इस समय स्थापना हुई थी। द्वितीय अधिवेशन आपके 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में किया गया था। 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली के अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी जाने जाते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली आपके भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो है व्यवस्था की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि आपके 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, इसमें किस प्रकार के प्रतिनिधित्व थे? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। उन्नीस सौ 9 के ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा की प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हमें ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है वायसराय मिंटो के द्वारा बोला गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिन कर्टिस को, जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो सर लियोनिन कर्टिस। और द्वैत शासन लागू किस में हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार में। जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक जो है अगर आपसे पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। सीधे द्वैत शासन का पूछे तो लियोनिन कर्टिस हो जाएंगे, और बंगाल के द्वैत शासन का जनक कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के 2 गुटों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? उदारवादी। 2 गुट कौन कौन से थे? कि उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी के नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है नरम दल के नेता थे। उग्रवादी नेता यानी कि गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक से संबोधित किया था।
वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो उग्रवादी विचारधारा इसे संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना इसका आशय था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। दिल्ली दरबार का देखते हैं। तो प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार की बात करें तो 1903 ईस्वी में हुई थी और इसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार जो कि 1911 में हुआ था, इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग आपके वायसराय थे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स जो है ये आपके एनएम लोखंडे के द्वारा की गई थी। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो कि आपके 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 के मुंबई शहर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एनएम जोशी जो है इसके संस्थापक थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नागपुर में 1929 में जो हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछते तो ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 के मार्च में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कि रूस में इसकी स्थापना हुई थी की गई थी। प्रमुख कारखाना अधिनियम देखते हैं, इससे जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। कारखाना अधिनियम 1881 में, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद हुआ था कारखाना अधिनियम 1891, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 फिर हुआ, फिर इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है गवर्नर जनरल थे। कारखाना अधिनियम 1922 हुआ, इसमें लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद 1934 में कारखाना अधिनियम हुआ, इस समय लॉर्ड विलिंगटन जो है गवर्नर थे। फिर उसके बाद कारखाना अधिनियम 1944 हुआ, इसमें लॉर्ड वेवेल जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। तो टोटल आपके कितने कारखाना अधिनियम हुए? तो टोटल आपके 6 कारखाना अधिनियम हुए। और इस समय कौन जो है गवर्नर जनरल थे, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। भारत में औद्योगिक कार्यशाला और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। किसका? व्हिटले आयोग।
सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीति चेतना का सूचक था। कब जो है पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया? तो 1923 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो कि आपको 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था, तो इसमें कौन से नेता के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सा? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। एम.एन. राय इसके संस्थापक थे। क्रांतिकारी साम्यवादी की स्थापना 1934 में हुई थी और इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके जो है संस्थापक थे एन. दत्त मजूमदार। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से हैं? फ्रेजर आयोग, जो कि 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पुलिस सुधार से संबंध था और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। हंटर आयोग, जो कि 1919 में इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड चेम्सवर्थ इसके समय गवर्नर जनरल थे और ये इसका संबंध जो है, इसका उद्देश्य क्या था? तो पंजाब आसाम थी। बटलर आयोग 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रियासतों के साथ इसका संबंध था। लॉर्ड जो है डार्विन इस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड इरविन, सॉरी। नेक्स्ट आपका जो है लिन-लिथगो आयोग। लिन-लिथगो आयोग जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इस समय लॉर्ड इरविन जो है गवर्नर जनरल थे और ये जो है भूमि सुधार से संबंध था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे। यह जो है बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए किया गया था। व्हिटले आयोग 1929 में इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे और यह जो है श्रम से संबंध था, यानी कि लेबर से। नेक्स्ट आपका शप्रू आयोग। शप्रू आयोग जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इस समय लॉर्ड जो है विलिंगटन गवर्नर जनरल थे। बेरोजगारी से ये संबंध था। नेक्स्ट क्लाइड आयोग। क्लाइड आयोग जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड लिन-लिथगो और ये जो है तेभागा आंदोलन से संबंधित था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में जो है संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो ये आपके कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि आपके 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो ये आपके लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसी में नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में।
अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए थे? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है इसमें स्वीकार की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत ये बोली गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? किसकी? होम रूल लीग की अवधारणा ये आपके आयरलैंड से ली गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपको 1914 से लेकर 1918 तक लगभग चला था, तो इसमें कौन सा जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना यानी कि महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो होम रूल आंदोलन किनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट ने मिलकर ये आंदोलन प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो स्वशासन की मांग यह आपके एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से की थी। कॉमनवेल्थ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एनी बेसेंट के, आप लोग याद रखिएगा, बार बार जो है पूछे जाते हैं कि कॉमनवेल्थ पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन थे? तो डी ग्राम पोल थे। होम रूल आंदोलन का थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रेडमांड के द्वारा। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है होम रूल लीग के आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। होम रूल लीग आपके जो है 2 लोगों ने मिलकर किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था और एनी बेसेंट का होम रूल लीग यह आपके सितंबर 1916 में मद्रास से स्टार्ट किए गए थे। इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक। एनी बेसेंट का क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु। इनका मुख्यालय था बेलगांव कर्नाटक में। इसका मुख्यालय था अड्यार मद्रास में। समिति स्वरूप कौन से थे और अखिल भारतीय स्वरूप? इसके अध्यक्ष थे एनसी केलकर और जोसेफ बैप्टिस्ट और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। प्रचार और माध्यम मराठा और केसरी पुस्तक के द्वारा की गई थी। प्रचार और माध्यम थी पुस्तक आपके कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा जो है एनी बेसेंट ने इसके प्रचार किया था। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? कौन सा आंदोलन? फेबियन आंदोलन। इसका प्रस्ताव जो है एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? वर्ष 1918 में जो है होम रूल लीग की शाखाओं को एक वर्ष कर दिया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका में जो है 1915 में होम रूल लीग का गठन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था।
एनी बेसेंट को होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। तो ये रहे आपके क्लास 7 मॉडर्न हिस्ट्री के जो है एनसीईआरटी सार संग्रह के महेश कुमार बर्नवाल के पुस्तक की जो है ये वन लाइनर थी, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज मैं लाती रहती हूँ। आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी जो कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम का आधार जो है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट ही होता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।